नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय राहु देव ने अपने नक्षत्र का परिवर्तन किया है। अब वह रेवती नक्षत्र को छोड़ करके शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश लेने जा रहे हैं 8-9 जुलाई के मध्य में। तो यहाँ पर क्या होगा कि राहु का जो आवेश है, जो काम करने का तरीका है, वह शनि के समान हो जाएगा। यानी कि अब जो उनकी ऊर्जा है वह शनि के द्वारा प्रभावित होगी। तो यहाँ पर यह देखने वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आखिर राहु देव शनि के द्वारा या शनि के किन कामों के लिए यहाँ पर जोश भरने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर शनि की अवस्था को देखते हैं तो शनि यहाँ पर मृत अवस्था में है, यानी कि काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और वह फल दे पाने में सक्षम नहीं है। हालांकि वो जागृत अवस्था में, यानी कि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं और स्वस्थ भी हैं, कंफर्टेबल हैं और गर्वित भी हैं, और लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, वह डेड अवस्था को चले गए हैं। अब यहाँ पर राहु जो है वह पावर हाउस की तरह आ रहे हैं। राहु का काम क्या है? जो भी चीज़ है उसको बढ़ा दो। तो यहाँ पर राहु की एनर्जी यहाँ पर अब काम करेगी, क्योंकि राहु उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश ले जा रहे हैं 8-9 जुलाई को। तो यहाँ पर राहु हैं, वह युवा हैं, वह स्वप्न देख रहे हैं और वह शांत भी हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि क्योंकि राहु यहाँ पर शांत है तो कुछ इस तरीके का मिसबिहेव नहीं करने वाले हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर परेशान हुआ जाए। तो देखिए, जो ये मैंने आपको अवस्था बताई है, यानी कि राहु जो है वह युवा अवस्था के हैं। राहु की इच्छा होती है कि वह हर समय यंग ही रहे, क्योंकि राहु अपनी सच्चाई को कभी भी बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं स्वप्न अवस्था में है और साथ में शांत भी हैं। यानी कि स्वप्न तो देख रहे हैं लेकिन शांति के साथ देख रहे हैं, और स्वप्न अवस्था में जो फल होते हैं वह मध्यम श्रेणी के होते हैं। यानी कि राहु यहाँ पर कुछ मध्यम फल देने वाले हैं। तो बहरहाल अगर फल बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं तो मध्यम ही सही, कुछ फल तो मिले। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे समस्त 12 राशियों के ऊपर कि समस्त 12 राशियों में राहु के किस प्रकार के फल मिलने वाले हैं, उन्हें क्या देखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। इससे पूर्व मेरा एक वीडियो बन चुका है जिसमें राहु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ उसके ऊपर पूरी मैंने अपनी टिप्पणी दी है। जो मुझे मालूम है जितनी चीज़ें उसके अनुसार मैंने इस पर टिप्पणी की है। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, साथ में अपनी राशि को भी देखिएगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चलती हो, राहु की प्रत्यांतर दशा चलती हो, तो यह जो गोचर है राहु का शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाने का, ये आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी शनि की महादशा चलती हो, शनि की अंतर्दशा चलती हो, शनि की प्रत्यांतर दशा चलती हो, तो भी आपको इस समय प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि जो राहु हैं वह कहीं ना कहीं शनि के समान भी काम करते हैं। यानी कि शनिवत राहु जो एक लाइन दी गई है, अपने पुराणों में दी गई है कि शनिवत राहु कुजवत केतु। तो जो ये चरित्रार्थ होने का यह समय है, यानी कि राहु से हम शनि की अपेक्षा कर सकते हैं, यानी कि शनि के समान के फलों की अपेक्षा कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कब से कब तक रहने वाले। तो ये 8-9 जुलाई से लेकर के 15 मार्च 2025 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। और डिग्रीज की अगर बात की जाए तो यह 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के बैकवर्ड मोशन चल रहे हैं, क्योंकि राहु फॉरवर्ड नहीं चलते हैं, ये बैकवर्ड चलते हैं, पीछे की ओर मोशन लेते हैं। तो यह 3 डिग्री 20 मिनट तक जाएंगे, यानी कि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चारों चरणों को कवर करेंगे। अब उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के विषय में मेरा पिछला वीडियो है जिसे आप देखिए। यह शनि और राहु का कुछ पिशाच योग को भी एक्टिवेशन देता है, लेकिन मध्यम फलदायी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि अगर जागृत अवस्था होती है तो पूर्ण फल मिलते हैं,
स्वप्न अवस्था होती तो मध्यम फल मिलते हैं, और सुषुप्त अवस्था हो जाती है यानी कि उस समय का जो यानी व्यक्ति सोता रहेगा, जो सोए वह खोए, जो जागे सो पाए। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो आज अभी हम लोग बात करते हैं, आप अपनी जन्म लगन में देखिए कि आपकी जन्म लगन में कौन सा ग्रह मीन राशि के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र पर है। इस चीज़ को देखिए। उत्तराभाद्र पद नक्षत्र का मीनिंग है कि उसकी डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट के मध्य होनी चाहिए, तब यह उत्तराभाद्र पद नक्षत्र मिलेगा। तो उसके साथ साथ आपको उसमें देखना यह भी होगा कि आप पहले जन्म लगन, आपकी जो जन्म कुंडली है यानी कि D1 चार्ट है, उसमें पहले समझ लीजिए कि आपका क्या कोई ग्रह उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में, तो उस पर राहु का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु आ गया उस जगह। ये राहु की उपस्थिति वैसे ही है जैसे हम नित्य अपने घर में रहते हैं और अचानक से कोई मेहमान आ जाता है, तो हमें मेहमान के अनुसार कुछ चीज़ें को डील करना पड़ता है कि मेहमान आया तो उसके अनुसार उसका भोजन बनाना, उससे बात करना, उसको समय देना, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो जब गोचर में राहु आपके मीन राशि के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र पर आ जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एक मेहमान आ गए हैं और उनका अब थोड़ा सा कार्य करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम मेष राशि को लेकर के। मेष राशि में देखिए आपके 3 भावों के यहाँ पर एक्टिवेशन है। कैरियर का भाव है, लाभ का भाव है और खर्चे का भाव। तो इस समय पर आपके कुछ खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि आप ध्यान रखें कि आपकी वृद्धि हो रही है, आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे, आपको ऐसा लगा। हालांकि कैरियर की स्थितियों में सुधार होगा, कैरियर में लाभ होगा, लेकिन खर्च बढ़ जाएगा। तो जब खर्च बढ़ जाएगा तो आपको यह भी ध्यान देना है कि इस समय को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आप देखें कि आपकी व्यवस्था क्या कहती है, उसके अनुसार से यहाँ पर काम कीजिए। और यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है, कुछ मानसिक तनाव भी हो सकते हैं, खर्चों में वृद्धि है ही। तो यहाँ पर उपाय क्या करना है, तो उपाय में आप क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पण करें। और इसके बाद देखिए, और ये आप लगातार करते रहिएगा, क्योंकि यह तो 15 मार्च 2025 तक इसी प्रकार से राहु यहाँ पर रहने वाले हैं। तो छोटे छोटे से आपको पुश देते रहेंगे, यानी कि छोटे छोटे से झटके लगाते रहेंगे, क्योंकि मध्यम फलदायी है। तो जोर का झटका तो नहीं, पर हाँ छोटा सा फल तो जरूर देने वाले। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो यह जो प्रभाव है आपके 9वें भाव पर है, आपके 10वें भाव पर है और आपके एकादश भाव पर है। यहाँ पर 10वें भाव और एकादश भाव में एक इंटरचेंज भी है, क्योंकि शनि देव खुद स्वयं 10वें भाव में, यानी कि आपके कार्य के क्षेत्र में कोई प्रमोशन या कुछ उन्नति, साथ में कुछ यात्राएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको अपने कार्यस्थल पर ध्यान देना होगा कि कार्यस्थल पर कोई अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। आर्थिक मामलों में आपको वैसे भी थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि स्वभाव से आप थोड़े से खर्चीले भी हैं। और आपके लिए जो उपाय है वह सर्वोत्तम उपाय होगा कि आप शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि की देखिए अगर बात की जाए तो आपके 8वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव एक्टिवेशन ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, कैरियर में बदलाव की स्थिति आ सकती है, यात्रा के योग बन सकते हैं, और कह सकते हैं कि वसीयत के जो रिजल्ट्स हैं या वसीयत को जो प्राप्त करने के आप इच्छुक हैं, उसके लिए भी यहाँ पर आपको प्रयास के माध्यम से यहाँ पर कुछ फल मिल सकते हैं। आपके लिए उपाय यह होगा कि आप गणेश जी की आराधना करें और उन पर दूर्वा चढ़ाएं, और बुधवार के दिन आप कुछ बूंदी के लड्डू या कुछ भी आप बालकों को दान के रूप में दे सकते हैं, या गरीब लोगों को यहाँ पर आप दान में दे सकते हैं। कर्क राशि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनका 7वां भाव एक्टिवेशन ले रहा है, यहाँ पर 8वां भाव भी एक्टिवेशन ले रहा है, साथ में यहाँ पर 9वां भाव भी एक्टिवेशन ले रहा है। यानी कि 7वां भाव आपके जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये जो इंटरचेंज है, यानी कि आपके 8वें भाव और 9वें भाव का
आपके पिता को यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें, अपने पिता के स्वास्थ्य की देखभाल करें या उनकी चिंता करें, उनकी उचित डॉक्टर को दिखाएं, उनकी जैसी मति बनती है उसके अनुसार यहाँ पर काम करें, क्योंकि इनके आपके पिता को यहाँ पर कुछ कष्ट साथ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और पारिवारिक जो विवाद हैं उनसे बचने का प्रयास करें। कुछ ऐसे भी खर्चे हो सकते हैं जिनको आपको अपने जीवन में अभी नहीं चाहिए था। अब उपाय क्या है? उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कन्याओं का पूजन करें। अपनी स्त्री का भी ख्याल रखें या आपका जीवन साथी है उसका ख्याल रखें, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है, यानी कि यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई दे रहा है। तो अपने जीवन साथी का यहाँ पर ध्यान रखें। सिंह राशि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन है, यहाँ पर आपका छठा भाव रोग ऋण शत्रु एक्टिवेशन है, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का एक्टिवेशन है, साथ में विरासत के भाव में भी एक्टिवेशन है। यानी कि आपका छठा भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव एक्टिवेशन है। सिंह राशि की बात है। तो यहाँ पर आपको व्यवसाय, अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें हानि की संभावनाएं हैं। जीवन साथी से हालांकि लाभ की स्थितियां दिखती हैं। यहाँ पर देखना है कि कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति है, आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आने की यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। साथ में मान सम्मान यहाँ पर बढ़ेगा। उपाय में के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि आप सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय श्लोक का पाठ करें। इस प्रकार से आप करते हैं तो ये जो राहु का जो ये कष्ट है यह आपको कष्ट नहीं होने देगा। कन्या राशि की बात की जाए तो आपका पंचम भाव, षष्ठ भाव और सप्तम भाव एक्टिवेशन ले रहा है, यानी कि संतान के संबंध में चिंता है, अपने जॉब को लेकर के चिंता है, साथ में अपने पार्टनर को लेकर के भी यहाँ पर आपको चिंताएं रहती हैं, यानी कि मानसिक एक द्वंद्व चलता रहता है, मानसिक तनाव भी है। तो यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, तो आप उचित डॉक्टर को दिखाएं। साथ में भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। तुला राशि की अगर बात की जाए तो यहाँ जो एक्टिवेशन है ये चौथा भाव है, पांचवा भाव है, साथ में छठा भाव है। अब यहाँ पर क्या है, चौथा भाव आपके क्या करता है, आपके सुख का भाव है और सुख का भाव का स्वामी पंचम में बैठा है, यानी कि आपका सुख कहाँ है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, संतान को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के, या जिस काम को आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं उसके लिए आप बिल्कुल लाइट हैं। यहाँ पर छठे भाव और पंचम भाव में जो एक इंटरचेंज है, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या है कि आप उसमें मेहनत करके, यानी कि रोग ऋण शत्रु हैं तो उन पर विजय भी प्राप्त करनी है, तो रोगों पर विजय पाइए, ऋण पर विजय पाइए और शत्रुओं पर भी विजय पाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर संबंधों में सुधार आएगा, व्यापार से लाभ होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है कि देवी लक्ष्मी की यहाँ पर पूजा करें और श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनके लिए तीसरा भाव एक्टिवेशन है, चौथा भाव एक्टिवेशन है, साथ में पंचम भाव में एक्टिवेशन है। तो यहाँ पर क्या है, कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ महसूस होंगी, कुछ आर्थिक नुकसान भी हो रहे हैं, मानसिक में तनाव हो रहा है, शनि है चौथे भाव में, माता को कष्ट है, माता को कुछ प्रॉब्लम है, या आपके सुख में किसी प्रकार की नीरसता सी आ रही है। और पंचम भाव राहु का है, तो अगर संतान को लेकर के आप या एजुकेशन को लेकर के या जिस काम को आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं उसके प्रति यहाँ पर आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर राहु की स्थिति देखते हैं तो राहु की स्थिति यहाँ पर मध्यम है। तो अगर आप तीव्रता नहीं लाएंगे, आप उस जोश के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके इस कार्य के पूर्ण होने, यानी कि संतान संबंधी, यानी कि एजुकेशन के संबंध को लेकर के यहाँ पर आप उतनी शक्ति नहीं लगा पाएंगे।
तो यहाँ पर आपका प्रयास क्या होना चाहिए कि आपको जो उपाय के रूप में है, आप हनुमान जी की पूजा करें या बजरंग बाण का जो पाठ है वह भी आपको यहाँ पर लाभ की स्थितियों को देगा। धनु राशि की बात की जाए तो द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, तो ये मानसिक परेशानियां तो कुछ दे रहा है, लेकिन यात्राओं के योग भी बढ़ा रहा है, शिक्षा में वृद्धि भी दे रहा है, कोई नई प्रकार की नौकरी के यहाँ पर अवसर मिल सकते हैं। तो यहाँ जो स्थिति है यानी कि तीसरा भाव छोटी यात्राएं भी देगा, सप्तम से दृष्टि डालता है तो बड़ी यात्राएं भी दे सकता है, जिसमें आपको काफ़ी लंबे समय तक चलना पड़े। साथ में जो राहु है वह चौथे भाव में है, यानी कि आप उस सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना चाहते हैं कि जैसे मेरे घर में सारे प्रकार की सुख सुविधाएं हों। लेकिन चूंकि राहु की जो स्थिति है वह मध्यम स्थिति है, स्वप्न अवस्था में है, यानी कि मध्यम फल देने वाले हैं। तो मध्यम फल देंगे तो आप प्रयास कितना भी करें पर फल यहाँ पर थोड़े से मध्यम ही मिलेंगे। तो उपाय क्या कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन व्रत करें, उपवास करें, एकादशी का व्रत करें, बृहस्पति का बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मकर राशि की अगर बात की जाए तो मकर राशि वाले जो जातक है उनके लिए उनकी लग्न प्रभावित कर रही है, उनका द्वितीय भाव यानी कि परिवार का भाव यानी कि वाणी के ऊपर भाव मिल रहा है। साथ में तीसरे भाव में राहु आ जाते हैं जो भाई बहनों के बीच के संबंध को नीरस भी करते हैं। तो यहाँ पर मकर राशि की वजह से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पारिवारिक कलह हो सकती है, कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकते हैं, या जो विवाद है उस विवाद में धन को लेकर के यहाँ पर बातचीत हो सकती है और जिसकी वजह से काफ़ी मानसिक तनाव हो सकता है। अब यहाँ उपाय क्या कर सकते हैं, उपाय के रूप में शनि देव का पूजन करें, शनि चालीसा का पाठ करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कुंभ राशि की बात की जाए तो आपका 12वां भाव, लगन भाव, साथ में द्वितीय भाव, यानी कि इस समय आप बिल्कुल सेंटर में हैं, इधर आमदनी आ रही है उधर खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ अंदाज नहीं मिल रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति है यानी कि आपकी लगन के स्वामी स्वयं लगन में है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं उसको ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक सहयोग भी है, करियर में भी सुधार है, लेकिन खर्चे बढ़े हुए हैं। आपको उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, आप गणेश जी का पूजन करें, पति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। मीन राशि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्टिवेशन है एकादश भाव का, द्वादश भाव का और लगन का। तो चूंकि जो शनि देव है वह आपके 12वें भाव में है, तो आप ऐसा इस समय आपको लग रहा होगा कि आप जैसे फैमिली से कट से गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं, और यह समय आपकी योग साधना का भी है। आपको ये पहचान बनती है कि आपका अपना कौन है। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं और राहु आपके लगन भाव में है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचैन भी करते हैं, लेकिन चूंकि राहु यहाँ पर मध्यम फल देने वाले हैं तो यहाँ आपको उतना डरना नहीं है। हाँ, इस शनि के द्वादश भाव में होने से आपके अंदर यह तो अवश्य आ जाएगा कि पहचान हो जाएगी लोगों की, सांसारिक माया मोह में आप क्यों फंसे हुए हैं, आप इससे निकलने का प्रयास ढूंढेंगे और उसमें आप कामयाब भी होंगे, क्योंकि ये शनि है 12वें भाव में है, यानी कि बहुत दूर हैं। आप विदेशों में अकेले रह सकते हैं या आप योग साधना करने के लिए कहीं सुनसान एरिया में चले जाएं, वहाँ अकेले ही अपना करते रहें। तो आप उस सत्य की खोज में निकले हुए हैं कि आखिर ये सब है क्या। तो उस चीज़ को पहचानने के लिए आपका ये जो प्रयास है यह आपको कुछ मानसिक उद्वेगना भी देगा, यानी कि कुछ मानसिक तनाव भी आ जाएंगे और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको जो उपाय करने चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। तो यह जो उपाय हैं इनको अगर आप करते हैं तो राहु के जो निगेटिव प्रभाव हैं उनसे बचा जा सकता है, यानी कि जीवन में कुछ सकारात्मकता आती है। और आइए जो बदलाव है, एक तो क्या होता है कि राहु से लोग डरते हैं, शनि की दशा आ जाए तो लोग डरते हैं,
लेकिन डरना नहीं है। हर चीज़ का अच्छा या बुरा पहलू होता है, तो उसको पहचानिए, उसके अनुसार काम कीजिए। और ऐसे अगर आप छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं तो आपके जीवन के जो संकट होते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। यानी कि आपको नई नई दिशा मिलती है और आप उस पर काम करते हैं और बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, ये है राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के समस्त 12 राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, उसके लिए आप क्या छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, ये मेरा वर्जन था। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।